का इंक्लूडेड का लफ्ज़ आया, एंट्री भी की, क्लोजिंग भी एडजस्ट किया। कल कहाँ थे तुम? हैं? टेस्ट दे रहा था। ये छुट्टियां नहीं करनी अगर यहाँ पढ़ना है तो जी। कल हमने देखा था क्लोजिंग को एडजस्ट किया था, एंट्री भी की थी, ठीक है। सवाल के अंदर भी टेस्ट के अंदर इन्वेंट्री का केस ऐसा ही आया, एंट्री भी की। देखूंगा एंड पे थोड़ा सा टाइम बचा के हल्का सा डिस्कस किया है टेस्ट को, ठीक है। बताता हूँ क्या क्या डिस्कस करने वाला है, उसमें से क्या आज करेंगे क्या कल। एंट्री भी की थी, क्लोजिंग भी एडजस्ट किया था, लेकिन एक और एडजस्टमेंट थी क्रेडिटर वाली जिसमें शायद सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करना। 3 सिचुएशंस होती हैं सिंगल एंट्री के सवालों में, कभी सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करते हैं, कभी सिर्फ एंट्री करते हैं, और कभी क्लोजिंग भी एडजस्ट करते हैं, एंट्री भी करते हैं। ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस इन सवालों में आनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया है 27 मुनीरा, इसके साथ भी खप के आना है आपने। फिर मैं 3-4 सवालों को कंपैरिजन में लाकर आपके साथ ये बात डिस्कस करूंगा और हम एक रूल डेवलप कर लेंगे जिसमें फिर हमें मसला नहीं हुआ करेगा, क्योंकि ये मसला बहरहाल आपको फिर रहना है सारे सिंगल एंट्री के अंदर। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब बातें डिस्कस करने वाली 3 हैं आज। पहला, कल वाले होमवर्क अशफाक के अंदर परचेज के ऊपर जो डिस्काउंट मिला उसकी एडजस्टमेंट। अगेन एक नॉन रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट है जो ना इससे पहले कभी आई ना इसके बाद कभी देखने में आई, पर चूंकि है तो डिस्कस करूंगा। समझ आ जाए तो वाह वाह, नहीं आए तो भी खैर है, क्योंकि ऐसी चीज़ तो हर बार नई ही होती है। जैसे कल के सवाल में आपको मैंने कहा था कि वो जो स्क्रैप सेल्स है वो भी नॉन रिकरिंग है, ना उससे पहले कभी ऐसी एडजस्टमेंट आई थी ना उसके बाद कभी आई। समझ आ गई थी वैसे बात की, किसी हद तक आ गई थी ना समझ, ठीक है। लेकिन वो उसके बाद कभी टेस्ट नहीं हुई दोबारा से बात। तो ऐसी नॉन रिकरिंग एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस तो कर रहे होते हैं, पर इनसे कॉन्फिडेंस लूज कभी नहीं करना, क्योंकि पर्चे के सवाल के अंदर ऐसी कोई ना कोई चीज़ नई फिर भी होगी, आप जो मर्जी करके चले जाएं। हमारी कामयाबी या नाकामी जो है उसका दारोमदार होगा ये 70% 80% सवाल जो हर बार आप देख रहे हैं सेम आ रहा है। इसमें भी काफ़ी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो रेकरिंग नेचर की हैं मुश्किल वाली, पर रेकरिंग का मतलब वो एक से ज़्यादा दफ़ा आई हुई हैं, अक्सर आ जाती हैं, तो वो रिपीट होकर हमारा सवाल 80% 90% तक भी चला जाता है। 1-2 एडजस्टमेंट्स ऐसी हुआ ही करती हैं बरकत के लिए जो समझ नहीं आ रही होती, उनसे परेशान नहीं होना। हमने 100 में से 100 नंबर लेके पास नहीं होना होता, 100 में से 50 नंबर लेने होते हैं। तो आप तो 18-20 में से 13-14 नंबर की बात कर रहे हैं, ये थोड़े नहीं है। हर सवाल को आधा सही कर लेंगे तो पेपर ओवरऑल पास हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो बात डिस्कस करने वाली है अशफाक वाले क्वेश्चन की डिस्काउंट की एडजस्टमेंट, दूसरी बात डिस्कशन वाली है टेस्ट, और तीसरी बात है आज का सवाल। तो मैंने आज का सवाल सबसे पहले किया, परचेज वाली एडजस्टमेंट को कल पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। टेस्ट के ऊपर थोड़ी सी बात की है मैंने जितना टाइम एंड पे बचा था, और उसके बाद फिर आपको ये अर्ज़ किया था उन बच्चों को भी ये क्वेश्चन लाजमी पहले कर लेना है मुनीरा का, ठीक है जी। इसके साथ खप के आएंगे, ये सवाल डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम रूल भी जो है वो अपना बना लेंगे कि कब सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट किया करना है। हमारे सामने 2-3 सवाल आ जाएंगे ना। एक सवाल में हमने डेटर्स को कल एडजस्ट भी किया था, एंट्री भी की थी। मुनीरा के सवाल के अंदर डेटर इंक्लूड का लफ्ज़ नहीं होगा, एक जगह बैड डेट होंगे, सिर्फ एंट्री करेंगे, ये भी आ जाएगा। तीसरा होमवर्क ये टेस्ट वाला क्वेश्चन और मुनीरा वाला क्वेश्चन, बल्कि टेस्ट वाले क्वेश्चन में ही दोनों काम हो रहे हैं, उससे हम इंशाल्लाह ये अपना रूल जो है वो बना लेंगे कि कब सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करना है, कब सिर्फ एंट्री करनी है, और कब क्लोजिंग और एंट्री दोनों काम करने हैं। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये चीज़ें बहरहाल कल डिस्कस हो जाएंगी तो बस हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये यूज़ हुआ करेंगी और उस पर इस तफसील से बात शायद ना हो सका करे उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए जो लिहाफों में रह गए आज मौसम की ठंड की वजह से, उन्हें कहना कल हिम्मत करके आ जाना, ये ना हो के रह ही जाओ, ओके। आज का क्वेश्चन आपके सामने है, पेंडिंग है फ़िलहाल कल वाला सवाल होमवर्क वाला, उसकी डिस्कशन और टेस्ट की डिस्कशन, ठीक है। टेस्ट की डिस्कशन एंड पे करूँगा, होमवर्क वाली एडजस्टमेंट चूँकि वो अलग थलग है उसको मैंने नहीं छेड़ा, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। मुश्किल नहीं है आसान, पर उस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा मैं।
आज का सवाल है हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 असलम। इतना सा फॉर्मेट आप भी बना सकते हैं। पेज नंबर है 426, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6। पिछली क्लास से इतना सा फॉर्मेट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये तो आपने बनाना होता है। तो सवाल पढ़ने से पहले आपके पास 1.5 मिनट है इतना फॉर्मेट बनाने के लिए। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, लेजर ना ओपन किया करें साथ साथ। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी। और किसी ने एसओसीआई लिखा ना फिर देखना, करते हैं आप लोग ऐसे। मैंने तो अब ऐसे ही लिखना है, एसओसीआई एसओएफपी। मैं तो अब ऐसे ही करूंगा। मेरा पेपर पास है, आपका पेपर पास नहीं है बेटा। इस आदत को ना पढ़ने दें। ये आदत पड़ गई तो टेस्ट में, पेपर में ऐसे लिख जाओगे और फिर 48 नंबर वाला मैसेज आ जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह, आजकल तो ऐसी बातें ना करें सर। हैं पूरा नाम, स्टेटमेंट का भी पूरा नाम, बिजनेस का भी पूरा नाम, और फॉर द ईयर भी मुकम्मल, फॉर द ईयर। ये रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा लिखा करें और इसको 1.5 से 2 मिनट में करने की कोशिश करें। ये टाइम में लाएं इसमें। जिन्होंने फॉर्मेट बना लिया वो सवाल को पढ़ना शुरू कर दें। डन। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें मेरे साथ। जरा ओवरव्यू ले लें क्वेश्चन का 1 मिनट के अंदर अंदर। असलम हु हैज बीन इन बिजनेस एज अ ठेकेदार सिंस 1 जनवरी 15, सिंस 1 जनवरी। क्लोजिंग हमारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट किस दिन की रिक्वायर्ड है? इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब पहला साल है। देखें जितने लेजर्स इत्तेफाक से आपकी क्लास से पहले बन गए थे, पिछली क्लास में बने थे, मैंने मिटाया नहीं, अपना काम बचा लिया। आप इसको इन पे नज़र डालें तो किसी का भी ओपनिंग बैलेंस आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? बिजनेस इस साल शुरू हो रहा है, कोई ओपनिंग हो ही नहीं सकता, नेवर। बिजनेस इस साल शुरू हो रहा है, पहले ही दिन आप कहो जी वो ना घर से फर्नीचर उठा के ले आया था, तो ये तो ओपनिंग होगा। ये भी ओपनिंग नहीं होगा। पहले दिन कैपिटल की एंट्री करेंगे। 1 जनवरी पर ही एंट्री हो जाए कोई मसला नहीं है, वो ओपनिंग नहीं है, पर ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता इस सवाल के अंदर। बिजनेस इसी साल शुरू हो रहा है। ओके, आगे बढ़े। रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज फॉर हिज फर्स्ट ईयर्स अकाउंट। टैक्स ने कहा, आप भी बड़े बिजनेस करते हो, जरा अकाउंट्स बना के दो। ही हैड नॉट केप्ट प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर हिज बिजनेस। यही तो मुसीबत है इस टॉपिक की, रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन होते नहीं हैं।
और हमें फिर ये इस तरह से सवाल निकालने पड़ते हैं बैलेंसेस। बहरहाल, बट वॉज एबल टू सप्लाई फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, फ्रॉम बंडल्स ऑफ रिसीट्स एंड अ वेजेस नोटबुक सम ऑफ, ये बंडल्स ऑफ रिसीट एंड वेजेस नोटबुक क्या है, दफा करो इसको, अपने मतलब की बात पढ़ो। सम ऑफ द कैश एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अपीयर टू हैव बीन, तो ये पेमेंट्स कैश की हैं। बंडल ऑफ रिसीट्स वेजेस नोटबुक क्या होती हैं, दफा करो उसको, अपने मतलब की बात देखो। कैश की पेमेंट्स है, कैश में ये एक्सपेंसेस जो कुछ पे हुए, उनमें वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी कहते हैं ये जो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं सोशल सिक्योरिटी को, कि कल को वो जब रिटायर हो या बीमार हो मुश्किल वक्त में, उसको सोशल सिक्योरिटी वाले हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस होता है, आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। बहरहाल, वेजेस सोशल सिक्योरिटी है। मटीरियल्स, अब ये मटीरियल्स क्या है, फिक्स्ड एसेट होंगे। हाँ, गौर करें ना, वो कौन है असलम, ट्रक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, ठेकेदार है। तो ये सीमेंट, बजरी, सरिया, रेत, ये सब मटेरियल है, लेकिन इसके लिए ये हाँ परचेजेस हैं, और जो बच जाए इस्तेमाल होने से वो स्टॉक है, ठीक है। तो ये मटेरियल्स का मतलब परचेजेस हैं, और ये परचेजेस कैश की हैं, ओके, सही है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी 56, जनरल एक्सपेंसेस 14। पॉइंट 2 में ड्राइंग्स और वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी, ये ही असल पॉइंट है जो इस सवाल के अंदर नया पढ़ेंगे। फिर इस सवाल में पढ़ेंगे पास पेपर के अंदर 1 से 2 जगह यही आपको मिलेगा। तो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, शायद किसी सवाल में वो रिपीट भी हो जाए मेरी क्लास में भी, वरना होमवर्क के सवालों में अक्सर आपको देखने में मिला करेगा कि वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन बैंक में कुछ पढ़ा, पास पेपर में अप्लाई हो गया, पास पेपर में कुछ पढ़ा, क्वेश्चन बैंक में अप्लाई हो गया, ये ऐसे ही होगा। तो यही रिकरिंग चीज़ें हैं जो बार बार कहीं ना कहीं नज़र आएंगी आपको, जो आपको 70 to 80% तक पहुंचाती हैं सवाल के अंदर, जो मोर देन इनफ है। पूरा सवाल सही करना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तब भी शुक्र ही करेंगे, बस ठीक है, जितना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बैलेंस शीट टैली ना हो तो शुक्र करते हुए अगला सवाल करेंगे, उसको नहीं देखेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है, जो होना था हो गया, ठीक है। ओके, पॉइंट 2 बस है, कैश से रिलेटेड ही है, पढ़ेंगे तफसील से इसको। पॉइंट 3 में कहता है ऑन 1 अप्रैल ही परचेज्ड अ वैन, उसने एक वैन खरीदी है, इसकी एडजस्टमेंट भी तफसील से पढ़ते हैं। एक फिक्स एसेट खरीदा है उसने, वैन। पॉइंट नंबर 4 में है अ समरी ऑफ हिज बैंक अकाउंट शोड द फॉलोइंग, और आपको बैंक अकाउंट नज़र आ रहा है इस फॉर्म में कि इसका ओपनिंग भी है, डेबिट भी है, क्रेडिट्स भी हैं और क्लोजिंग भी है। ये ओपनिंग है या नहीं है, इसके ऊपर बहस बाद में करते हैं। फिलहाल एक पॉइंट, एक रूल आज से नया, 2 चीज़ें इस सवाल के अंदर नई हैं। एक ये जो मैं बैंक के बारे में बताने लगा हूँ, और दूसरा इंक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट जो पॉइंट 2 के अंदर है, उसके साथ कैसे डील किया करेंगे। ये 2 चीज़ें आज के सवाल में नई है, ठीक है। आपको बैंक का रिकॉर्ड, बैंक की डिटेल, बैंक स्टेटमेंट भी लिख सकता था यहाँ, बैंक अकाउंट भी लिख सकता था, है तो ये बैंक की डिटेल ही ना। आपको ये बैंक की डिटेल अगर इस फॉर्म में मिल रही है कि इसमें ओपनिंग, भाई ओपनिंग है या नहीं है, मैंने कहा बाद में इसके ऊपर बहस बाद में करते, ठीक है। आपको बैंक की डिटेल इस तरह से मिल रही है कि इसमें ओपनिंग भी है, डेबिट्स यानी रिसीट्स भी हैं, और क्रेडिट्स यानी पेमेंट्स भी हैं, और क्लोजिंग भी है। तो ऐसी सूरत में सवाल में अगर हमें बैंक की डिटेल मिलेगी तो हम बैंक का लेजर नहीं बनाया करेंगे, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। ये कैसे चलेगा, इसका मैकेनिज्म, ये आज के सवाल में देखना है, ठीक है। तो पॉइंट 4 को एनसर्कल करके ये बात लिख लो आइंदा के लिए, अब ये भी रूल है, ठीक है। और ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में तो आपको 1-2 सवाल, मैंने 1-2 सवाल और भी कराने क्वेश्चन बैंक के, 2-3 आप भी करेंगे घर पे होमवर्क में, जैसे पहला चला भी गया आपके पास, वो देखें। तो होमवर्क बहुत लाजमी है करना, नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए ज़रूर होमवर्क करके आना है, हिम्मत करके। अभी 2 सवाल 3 सवाल में यहाँ पे देखने में मिल जाएगा, ये नहीं कि पास पेपर में ऐसा ही होगा जैसे सवाल किए थे, पास पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं, और रिसेंट क्वेश्चन ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर बैंक की डिटेल इस तरह से गिवन है।
तो जब भी बैंक की डिटेल ऐसे गिवन होगी हम बैंक का लेजर नहीं बनाया करेंगे। तो ये रूल लिख लें। अब अगर सवाल में, लिखें सब बच्चे, अगर सवाल में बैंक की डिटेल ऐसी तरह हो, लिख लो ना भाई, अगली बार का इंतजार ना करो, इसी बार लिख लो, इसी बार पास करो बस। लिखो, अगर सवाल में बैंक की डिटेल ऐसी तरह गिवन हो कि ओपनिंग डेबिट, ब्रैकेट में डेबिट के आगे ब्रैकेट में लिख लेना रिसीट्स लिख लेना। अगर सवाल में बैंक की डिटेल इस तरह से गिवन हो कि ओपनिंग डेबिट्स लिख के ब्रैकेट में रिसीट्स कर देना, डेबिट्स, क्रेडिट्स के आगे ब्रैकेट में पेमेंट्स लिख देना, और क्लोजिंग गिवन हो। जुमला कुछ इस तरह से बन गया, यहां तक देखो जरा। अगर सवाल में बैंक की डिटेल इस तरह से गिवन हो, ऐसी तरह का मतलब होता है इस तरह से गिवन हो कि ओपनिंग डेबिट्स, क्रेडिट्स और क्लोजिंग आ रहे हो, तो हम बैंक का लेजर बनाकर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। और ये रूल है, अब हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है, जब कभी इस तरह की डिटेल हो, ठीक है। अगर सवाल में बैंक की डिटेल ऐसी तरह हो कि ओपनिंग डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग अवेलेबल हो, तो हम बैंक का लेजर बना के अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है लेजर की फॉर्म में भी हो, ओपनिंग डेबिट्स यानी रिसीट्स, क्रेडिट्स यानी पेमेंट्स और क्लोजिंग हो, तो वो शक्ल तो वही बन गई ना लेजर जैसी, हमने नहीं बनाना। अब ये चलेगा कैसे, इस सवाल में अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट 5 के अंदर कहता है ऑन 31 दिसंबर 15 इन्वेंट्री, अब यहाँ पे उसने बताया मटेरियल, ठीक है ना, यहाँ से ही पता लग जाता है सवाल में। इन्वेंट्री का क्लोजिंग है 560, कैश इन हैंड है 10, ट्रेड रिसीवेबल 1200, ट्रेड पेएबल मटेरियल के 149, आउटस्टैंडिंग वैन एक्सपेंसेस पेएबल 36 हैं, और देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 31। अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ो, वहाँ पे पता लग जाएगा वर्किंग प्रोग्रेस क्या होता है, ठीक है नहीं बस अच्छा है। नंबर 6, अच्छा ये क्लोजिंग गिवन थे 5 के अंदर कुछ, ठीक है। नंबर 6, डेप्रिसिएशन ऑफ 108 इज टू बी रिकग्नाइज, मतलब करना है, यहाँ पे सब कुछ ही हमने करना होता है, ठीक है ना, तो ये भी हमने एंट्री करनी है। कहता है रिकग्नाइज रिकॉर्डेड, डेप्रिसिएशन ऑफ 108 इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन वैन एंड 50,000 ऑन द, लो जी डेप्रिसिएशन भी निकालने की जरूरत नहीं है सवाल में, वो भी इसने निकाल के आपको दे दी हुई, ठीक है। चल सवाल शुरू करें फिर। अब सबसे पहला काम तो आप कर ही चुके हैं, ओपनिंग तो कहीं भी नहीं थे, फिर हमने क्लोजिंग्स जो हैं जहां पे गिवन है उनके लेजर्स तो एटलीस्ट ओपन कर लें, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेंगे वो लेजर्स ओपन करते जाएंगे, ठीक है। मैंने अपने तीनों दोस्तों को इकट्ठा रखा और कैश और बैंक नहीं बनाना, बैंक का बना हुआ है, कैश का लेजर बन गया, बैंक का लेजर नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि वो बना हुआ है एक तरह से, टाइम बचाएंगे। ओके, पहले पॉइंट 5 ही कर लेते हैं, फिर उसको तो टिक करें ना। पॉइंट 5, इन्वेंट्री का क्लोजिंग कितना है, कितना बोल दो 560 जी। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश का क्लोजिंग कितना है 10। उसके बाद ट्रेड यानी डेटर्स, ट्रेड से 1200। उसके बाद ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स 149। उसके बाद वैन एक्सपेंसेस, ओपनिंग तो कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग में पेबल 36। बस जी, पॉइंट 5 को टिक कर लें, हो गया पॉइंट 5, जल्दी से कर लें, जल्दी से कर लें। ओपनिंग नील भी लिखो,
जी कितने बच्चे लिख रहे हैं अभी तक? जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। देख के ना लिखा गया यार, सवाल सामने होता है, सवाल से लिखा गया। ये अकाउंट अभी आपने नहीं बनाए, आपको क्या पता ये है? ये तो पिछली क्लास में बन गए थे एक्सीडेंटली, अभी तो नहीं पता ना, अभी तो क्लोजिंग लिखे हुए थे। यहां तक कर लिए काम? ओके, पॉइंट नंबर 5 टिक कर लें। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट करना पसंद करेंगे? हैं पहले को नहीं जी, हम तो चौथे को पहले करना पसंद करेंगे क्योंकि ये सबसे आसान हुआ करता है। और पॉइंट 4 में आ जाओ, अ समरी ऑफ हिज बैंक अकाउंट शोड द फॉलोइंग। आज डेबिट्स भी हैं और क्रेडिट्स भी हैं, पहले सवालों के अंदर सिर्फ क्रेडिट साइड यानी पेमेंट दी हुआ करती थी। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? बैलेंस ऑन यकम जनवरी 15 150। ये तो ओपनिंग बैलेंस आ गया ना। आगे चले, ओपनिंग की तो कोई एंट्री नहीं ना होती। आगे चलें? नहीं चले ना आगे, आप बोले ना ओपनिंग हो कैसे सकता है, क्यों आगे चलने दे रहे हैं मुझे? रोके ना यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ ओपनिंग है आगे चलें, आप कहें नहीं ओपनिंग। मैं कह रहा हूँ ओपनिंग की एंट्री नहीं, आप कहें ओपनिंग हो ही नहीं सकता। कहें ना, कहें ओपनिंग तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस का पहला साल है। ठीक है, तो फिर ये ओपनिंग कैसे आ सकता है? क्या हो गया होगा? ये कैसे ओपनिंग है? अगर कहानी बनाना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि बैंक में 1.5 लाख पड़ा था असलम का, उसने कहा आज से मेरा ये बैंक अकाउंट बिजनेस का हुआ और बिजनेस शुरू कर दिया। अब बैंक ने तो ओपनिंग ही शो कर दिया ना इस साल के शुरू में, लेकिन वो बिजनेस के लिए ओपनिंग हो ही नहीं सकता। पहले दिन घर से समझो पैसा ही उठा के लाया भाई, पहले ही दिन उसके पास एक गाड़ी थी, वैसे तो उसने वो भी खरीदनी है वैन, आपने देखा था। बहरहाल समझे उसके पास गाड़ी घर में खड़ी थी, एक वैन खड़ी थी। पहले ही दिन वो उठाकर वैन को बिजनेस में ले आया। हम क्या कहेंगे? वैन तो ओपनिंग आ रही थी। कैसे ओपनिंग? बिजनेस के लिए ओपनिंग नहीं आ रही थी, वैन पड़ी थी। ठीक है, अगर वो उठा के बिजनेस में ले आया तो पहले दिन ये एंट्री बनती है, वैन डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ऐसे ही हो सकता है अकाउंट में पैसे पड़े हों और वो कहे आज से ये वाला अकाउंट में बिजनेस के लिए यूज करूंगा, और जो 1.5 लाख इसमें पड़ा है यहीं से बस बिजनेस शुरू। तो बैंक ने तो ओपनिंग बता दिया, खैर है बता दिया, तो हमें पता है कि ओपनिंग हो ही नहीं सकता। बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में सोचे ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, ओपनिंग हो ही नहीं सकता, कतन नहीं हो सकता। 1.5 लाख पे 150 पे एनसर्कल करें, एनसर्कल करके लिखें ओपनिंग हो ही नहीं सकता। लिखे लिखे लिखे, ओपनिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बिजनेस का पहला साल है, क्योंकि ये बिजनेस का पहला साल है। तो फिर ये कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो फिर ये कैपिटल इन्वेस्टेड है। ठीक है, अगर कैपिटल इन्वेस्टेड है तो फिर इसकी एंट्री भी यहीं पे छोटी सी करके लिख लो। क्या एंट्री बनती है? बैंक डेबिट कैपिटल। अच्छा, अब ये देखो, बैंक का लेजर हम नहीं बना रहे, यूं समझें ये लेजर बैंक का यहां पे पड़ा हुआ है बस। वक्त कैसे बचेगा? हमने बोला बैंक डेबिट, और डेबिट बोलते हुए इस 150 को टिक किया, ये पिछली क्लास में भी टिक किया था मैंने। ठीक है, बैंक डेबिट, डेबिट पे 150 पड़ा है, डेबिट डे बोलते हुए ये वाली लाइन यूं लगे और बिट बोलते हुए ये वाली लाइन यूं लग जाए, ऐसे बोलना है। बैंक बता दिया मैंने बस। ठीक है, अब जिन्होंने जो मिस हो गए वो रह गए बेटा। ठीक है, शो खत्म हो गया जी। बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, बात समझ आई? वक्त बचा है, थोड़ी देर महसूस होगा कितना वक्त बचता है, इतनी ढेर सारी ट्रांजैक्शन होती हैं और हम लिखते नहीं है। तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, डन। ओपनिंग तो हो ही नहीं सकता,
कत्तन नहीं। ये कई दफा ऐसा होगा आपको सवालों के अंदर ओपनिंग लिख देगा और कहेगा पहला साल है, आपने ना गर्दन से पकड़ना सो भाई पहले साल में कहां से आ गया ओपनिंग, वो कहेगा पहले से अकाउंट में पड़ा था, पहले से पड़ा था तो तुम्हारा था, आज जब बिजनेस का हुआ है तो वो सेपरेट एंटिटी वाला अकाउंटेंट बैठा होता है बैठ बंदूक लेके, यहां से कुछ भी जाए तो ये क्या है, ठीक है, एंट्री मांगता है। बात समझ आ गई, खून मांगता है वो। ओके, रिजल्ट करीब आ रहा है, अजीब अजीब बातें। ये मैंने ना नहीं लिखा हुआ था पिछली क्लास में, और मैंने जैसे ये लिखा बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो एक बच्चे ने पूछना चाहा, मैंने फिर पहले ही बता दिया, रुको रुको रुको, मैंने कहा आप कहोगे ये ओपनिंग तो नहीं है, तो भाई तकलीफ, मैंने उससे यही, मेरे अल्फाज यही थे कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप यहां पे एक लाइन ऐड कर लें प्लस फ्रेश कैपिटल, कम तकलीफ हो रही है तो यहीं पे स्लैश डाल के लिख लें फ्रेश कैपिटल, और अगर ये ना भी लिखें सिर्फ ओपनिंग लिखा रहे तब भी सही है, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए तो ये 150 ओपनिंग ही है ना। अब इसमें इस साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, इस साल की ड्राइंग्स लेस करेंगे, तो ये ओपनिंग से क्लोजिंग पर पहुंचेगा। तो अगर ओपनिंग भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, बहुत तकलीफ है तो यहीं पे फ्रेश कैपिटल। ओके, सही है भाई, सही है, चलें आगे। नेक्स्ट क्या है जी डेबिट साइड पे, बैंकिंग्स। ये क्या है, बैंकिंग्स, अच्छा लफ्ज है ना, ये कहां से आगे होंगे पैसे, ये चेक्स हैं, चेक्स, चेक्स लिखा हुआ है, चेक्स, चेक्सिंग। बैंकिंग्स का मतलब ज़हन में हो अगर तो एक जुमला 1-2 दिन पहले सवाल में पढ़ा था, ऑल टेकिंग्स हैव बीन बैंक्ड, तो बैंकिंग का मतलब होता है वो पैसे जो कैश की दराज से निकल के आए हैं, डिपॉजिट हुए हैं बैंक में, तो इसकी एंट्री बोलो बैंक डेबिट। अब एंट्री कैसे करनी है पता ही है ना आपको, ये देखो बैंक डेबिट, यहां पे कुछ नहीं लिखा, वक्त बच गया, सिर्फ छोटा सा टिक लगाया, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 9204, यहां पे लिख लो बैंक, बस ठीक है, वक्त बच रहा है या नहीं, आगे बढ़े। ये 2 एंट्रीज जल्दी से कर लें, उसके बाद वेट कर लें और मुझे एंट्रीज करने में आधा वक्त लगेगा एंट्रीज करने में, क्योंकि एक साइड लिखनी नहीं है, वो सिर्फ टिक करना है। चलें आगे। आया कहता है मटेरियल्स, मटेरियल्स परचेजेज हैं, तो ये परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट है। ओहो, इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट है। ओहो हो, ये 2 बार हो गया ना, पहली बार ओहो फिर ओहो हो, ये तो परचेजेज है और बैंक की पेमेंट साइड पे है, इसको क्या कहेंगे, पेमेंट टू द क्रेडिट। ये रूल में कोई एक्सेप्शन हो, चाहे क्वेश्चन बैंक का सवाल हो, चाहे पास पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, नहीं है कोई एक्सेप्शन। ओके, तो एंट्री बोलो क्रेडिटर्स डेबिट 4790, क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, टिक करो और फिर यहां पे बाद में लिखो बैंक, ताकि आपकी डबल एंट्री वैसे ही चलती रहे। ये सिंगल एंट्री का टॉपिक आपको अगले कई टॉपिक्स के लिए तैयार कर रहा होता है, आपकी डबल एंट्री मजबूत हो रही होती है, इसीलिए बोलना ऐसे ही है। क्या मटेरियल परचेजेज हैं, अब परचेजेज का लफ्ज, मटेरियल को मैंने ऊपर बोला था ना परचेजेज को कह रहा है, नीचे उसने इन्वेंट्री के साथ भी लिखा हुआ है कि ये क्या चीज की इन्वेंट्री है, परचेजेज की 0.5 में। मटेरियल परचेजेज को का लफ्ज कॉन्ट्रैक्टर के लिए है ना, मटेरियल खरीदता है उसकी परचेजेज यूज करता है, ठीक है। अब वो परचेजेज डेबिट बैंक क्रेडिट कर दें, ये हमने रूल ही नहीं बनाया हुआ, हमने कहा था बैंक की पेमेंट साइड पे परचेज का लफ्ज नजर आए तो ये पेमेंट टू द क्रेडिटर, ठीक है, तो फिर क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, लेजर नहीं है, अच्छा पहले वैन आ रहा था, वैन एक्सपेंसेस का लेजर है, चलें कोई बात नहीं पहले कर लेते हैं। वैन एक्सपेंस डेबिट 342 और बैंक क्रेडिट, जाके टिक करो, ठीक है। टिक करने के बाद लिखो यहां पर बैंक, वक्त बच रहा है ना। जनरल एक्सपेंसेस सवाल को गो थ्रू करते हुए पता लगा था कि कैश में भी हैं, ब्रैकेट में लिख लो, पहले लिख दिया बाहर, दोबारा आ गया अलग से लिख दो, नहीं दिल कर रहा, मैं काफी बार बोल चुका हूं ये बात, नहीं दिल कर रहा अलग लिखने का, ब्रैकेट में लिखो और पुराने को काट के नई वाली फिगर लिख दो, एक लाइन लगाना बस, ठीक है। तो बाहर अभी पढ़ते हुए पता लग गया कि कैश एक्सपेंस, ये जनरल एक्सपेंसेस 2 दफा है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब एंट्री बोले, लेजर नहीं है इसलिए जनरल
एक्सपेंस को डायरेक्ट पोस्ट कर रहे हैं। जनरल एक्सपेंस डेबिट 110 से बैंक क्रेडिट 110, टिक करें, वक्त ही वक्त बच रहा है। देखो नेक्स्ट क्या है, चेक्स ड्रॉन फॉर कैश। चेक्स तो बैंक में आए थे जो निकल रहे हैं, चेक्स तो बैंक में आए थे जो बैंक में चेक आएंगे तो निकलेंगे ना, नहीं। ये चेक्स क्या है, देखो आप पैसे बैंक में रखते हो, आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े, एटीएम से ना निकल सके तो क्या करते हो? अब क्या जरूरी है कि चेक रखे हो तो चेक निकलेंगे? नहीं भाई नहीं, हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ड्रॉ करने के लिए हम चेक लिखा करते हैं। तो ये सिंपल ड्राइंग्स हैं, पर ड्राइंग्स पर्सनल वाली नहीं है, वो अलग बताया करता है। बिजनेस को इस्तेमाल के लिए भी तो कैश की जरूरत पड़ सकती है, तो वो बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के कैश की दराज में रखे हैं। जैसे दराज से निकाल के बैंक में रखते हैं, जरूरत पड़ने पर बैंक से निकाल के दराज में भी रखे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या है, चेक्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नहीं, चेक्स ड्रॉन फॉर कैश, कैश की जरूरत थी, ठीक है। तो चेक्स ड्रॉन फॉर कैश की एंट्री, कैश डेबिट बैंक, कैश कितने से डेबिट, ये ब्रॉड डाउन तो है ही कोई नहीं, ऐसे कैसे लिखो जी, 3100 से कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। क्या करोगे तुमने जो कल वाला सवाल मिक्स कर दिया, क्या करोगे उसमें? तो हमने पता नहीं क्या कुछ कर डाला कल। सबसे मुश्किल सवाल अभी तक जो हमने किया ना सिंगल एंट्री में, कल वाला था, ऐसे ही है ना जी, बताया आपने इसको आने पर। नेक्स्ट सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर क्या होता है पता है? वो ऐसे पड़ोला सा जो होता है जी, गोल सा, क्या उसके अंदर वो बजरी फेंकते हैं, सीमेंट फेंकते हैं, रेत फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं, वो घूम के मसाला तैयार होके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो सीमेंट मिक्सर बेचने का काम करता है ना, ये परचेजेस में। कॉन्ट्रैक्टर है, यूज के लिए खरीदा, ये उसका फिक्स्ड एसेट है, ओपनिंग तो कुछ था नहीं, ये फिक्स एसेट खरीदा, तो ये अकाउंट इस तरह से वजूद में आया था पिछली क्लास में, आपके पास पहले से ही पड़ा था। फिक्स एसेट है बेटा। तो सीमेंट मिक्सर कोई एक बार इस्तेमाल होकर खत्म नहीं हो जाता, ये कई साल तक चलता रहेगा, और यूज के लिए लिया है उसने, सेलिंग पर्पस के लिए नहीं लिया। तो एसेट जब हम यूज के लिए लेते हैं तो वो फिक्स एसेट कहलाता है, डेप्रीशिएट हुआ करता है। तो एंट्री बनी सीमेंट मिक्सर डेबिट कितने से, 200 से, और बैंक क्रेडिट, टिक कर लें, टिक करें, और उसके बाद यहां पर लिखें बैंक। तरतीब नहीं छोड़नी, एंट्री बोलनी लाजमी है। वैन इंस्टॉलमेंट्स, अब ये एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो समझ आएगा। 266 को ना एनसर्कल कर लें, इसको साइड पे रख दें फिलहाल, इसको बाद में देखते हैं। वैन इंस्टॉलमेंट को एनसर्कल कर लें, ये एडजस्टमेंट जब मैं वैन वाली ऊपर पढ़ाता हूं, इसके बाद फिर इसको देखते हैं कि ये क्या है। ओके, अभी वो पढ़ी नहीं ना एडजस्टमेंट, इसलिए पता नहीं, पॉइंट 3 की बात कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट चेक्स। ये क्या है, लिखें ब्रैकेट में ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक है, एंट्री बोले ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट 340, ड्राइंग्स डेबिट और बैंक, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, टिक करें वहां पे क्रेडिट। और फिर क्या आ रहा है, क्लोजिंग। बीआरएस का टॉपिक कल टाइम बच गया तो रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। अब बीआरएस का टॉपिक जब पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हम अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट को दोबारा से याद कर लेंगे क्या थे, फिर वो सवालों के अंदर आने लग जाएंगे, फिर उनकी एडजस्टमेंट करेंगे, तो फिर तो ये वाला बैलेंस क्लोजिंग उठ के बैलेंस शीट में नहीं जाया करेगा, तब वो बैंक स्टेटमेंट देगा। सारी बातें रिवाइज करेंगे जो हमने बच्चों ने पढ़ी थी कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक का डॉक्यूमेंट, हमारा तो कैश बुक वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक सवाल के अंदर कोई अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट चेक्स की बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट ऊपर उसने बैंक अकाउंट ही लिख दिया। तो इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये जाएगा ना। ज्यादा ना सोचो जो अगली बात की, वो ना सोचो, सिर्फ सिंपल सी बात बताओ, बैंक अकाउंट का क्लोजिंग जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा या नहीं। अब मसला ये है कि वैसे तो हम सारे क्लोजिंग्स एंड पे लिखते हैं, पर मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको पहले ही लिख दो। अच्छा, आज दिल कर रहा है वैसे ही जरा आप 2 लाइन्स छोड़ के लिखो, वैन और सीमेंट मिक्सर है ना, जरा नॉन करंट ऊपर लिख लेंगे, जरा ऐसे ही दिल कर रहा है, थोड़ा सा याद आ जाए इनकम एक्सपेंडिचर जाने से पहले कि नॉन करंट करंट भी अलग करने होते हैं, करने आते भी हैं या नहीं, ठीक है।
अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि आप ना बैंक अभी लिख लें, उसकी वजह बता दें कोई। लेजर बोर्ड पे या आपकी कॉपी से बना हुआ है नहीं। अब आपको आदत है लेजर की क्लोजिंग उठा के लिखने की तरतीब से, तो ये पेपर में मिस ना कर जाएं आप जब क्लोजिंग लिख रहे हो, और फिर टाइम बचे ना आप टोटल किए बगैर आगे चल पड़े बैलेंस शीट के, तो आपको आइडेंटिफाई ही ना हो कि यार ये रह गया, ऐसे ही खाम खाम में मुफ्त का नंबर जाता रहे। तो अगर बैंक का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो फिर ये ध्यान रखना कि ये क्लोजिंग पहुंच जाए बैलेंस शीट में। तो मैं अभी लिख देता हूँ, कितना जी 204। हाँ। नहीं, वो उसने बैंक की सारी ट्रांजैक्शन ये दी हुई है। अगर कैसे हो, ये तो दी हुई है। अगर नहीं होगी, मगर होगी, तो वो मगर आ रही हैं एडजस्टमेंट, वो फिर देखेंगे। वो सिर्फ अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड चेक्स की एडजस्टमेंट है, वो भी पढ़ानी है। वो तो आप लोग कल मजीद जो बच्चे कम होंगे तो मैं BRS रिवाइज करा के वो पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पता लगे ना छुट्टी का नुकसान क्या होता है। ओके जी, पॉइंट नंबर 4 को टिक कर लें। वैन इंस्टॉलमेंट्स के अलावा बाकी सारी बात होगी। ओके नहीं जी, 2 पॉइंट से टिक हो भी गए। पॉइंट 3 पे आ जाए। असलम ने काम शुरू किया। असलम को जरूरत महसूस हुई कि एक डिलीवरी वैन मेरे पास होनी चाहिए, या बस एक वैन होनी चाहिए किसी भी काम के लिए, शायद मटेरियल उठाने के लिए मार्केट से अपनी वैन होनी चाहिए। वो गधे रेडी वाले सारा आधा गिरा के आते हैं जब मेरे पास सामान लेके आते हैं, तो ठीक है जी स्पीड ब्रेकर से आधा, बच्चा कह रहा है स्पीड ब्रेकर से सारी रेत तो गिर जाती है, तो मैं अपनी वैन ही क्यों ना ले लूँ। 1 जनवरी को काम शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में कुछ समझ आई तो वैन खरीदने का इरादा किया, और 31 मार्च की शाम को एक वैन वाले के पास गया। उससे कहा मुझे वैन चाहिए। उसने कहा 856 रुपये की मिलेगी, 8,56,000 की 856 रुपये की मिलेगी। तो कहने लगा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कोई किस्तों वाला काम चल सकता है। उसने कहा हाँ, लेकिन 400 दे दो, बाकी 456 किस्तों में दे देना मंथली। मेरे पास तो 400 भी नहीं है। मैंने कहा जा फिर वो बुआ है, वैन लेने आया, मुंह उठा के, मुंह तो रख के आते कहीं घर पे, मुंह भी साथ ही उठा के आ गए वो वैन लेने को। नहीं वैन मिलेगी, जाओ। अब चला गया, घर पहुंच गया, परेशान बैठा है। अम्मा ने देखा, मैं पुत्र ओह किसी की निकली ये कौन है ड्रामेबाज ऐसे ये है कोई ऐसे? अच्छा नहीं लगता ही ना शक्ल से, है ना। कमांडो सुनो, अम्मा ने देखा, अम्मा ने कहा पुत्र असलम की होया मेरे चानू, माँ तो चानी कहती है ना, हालांकि शक्लें जैसी हैं आप लोगों की। चलो बारह मेरे चंद पुत्र नू की होया इन्ना परेशान। अम्मा मैनू वैन चाहिए, मैनू नहीं पता। तो पुत्र ले ले जाके, पैसे नहीं है। अच्छा वो किस्तों पे ले ले। अम्मा वो कहता है कि 400 रुपया एडवांस, यानी 4 लाख रुपए एडवांस दोगे फिर किस्तें दूंगा। मैंने कहा पुत्र तेरे छोटे भाई के लिए पैसे जोड़ के रखे हैं, उसकी पढ़ाई के लिए। शादी तो अभी असलम की नहीं हुई असलम सीए छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर बन गया ओहो, रिजल्ट आने से पहले ऐसी बातें, सॉरी। वापस आए वापस आए वापस आए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, वापस आए प्लीज। पढ़ लें, पहले पढ़ लें, मुझे पता है। चुप करें, असलम की कहानी है ये। असलम की माँ ने कहा पुत्र तेरे छोटे भाई के लिए पढ़ाई के पैसे इकट्ठे करके रखे थे, तो अभी तो जरूरत नहीं है, वापस कर देगा। अब दिल में असलम ने सोच रहा है वो तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। तो कह रहा हाँ माँ, मैं मेरे बच्चों की तरह है, छोटा भाई है मेरा, जब जरूरत पड़ेगी दे दूंगा, फिलहाल आप वो 4 लाख ना मुझे दे दें। तो मैंने कहा वो अलमारी में रखा हुआ है, वो ले जा। ठीक है। असल में ना ये क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है, इनमें मसला ये है कि ये बाहर की किताबों से, फॉरेन बुक्स से लिए गए, बस ऊपर नाम बदल दिया गया है। वरना आपको पता ही है कि यहाँ पे हमारा सवाल होता तो लोन फ्रॉम मदर होता। अच्छा अगर होता भी तो वेरी 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 लॉन्ग टर्म होता, बल्कि वो लिखते ही साथ आप इनकम रिकॉर्ड कर लेते, अम्मा बैड डेट भी कर देती। बहरहाल आप छोड़ें, हकायक कुछ भी हो सकते हैं, सवाल में एडजस्टमेंट है तो हमने वो एडजस्टमेंट तो पास करनी। मैं कहा बच्चे परेशान है रिजल्ट की वजह से,
तो रिजल्ट फिर याद करा दिया, सॉरी। चाह रहा हूं परेशान रहे, ठीक है, ताकि अगली बार परेशान ना हो, ठीक है। ओके सुने, 4 लाख रुपया मिल गया जी असलम ने। ऐसे रात को खुशी से नींद नहीं आ रही कि सुबह वैन लेने जाऊंगा, और सुबह उसने अलमारी से 4 लाख रुपए निकाले। अब असलम ने बिजनेस पर्पस के लिए निकाले ना, तो असलम के पास ये 4 लाख आ गए। बोलो किस दिन? 1 अप्रैल जो भी है, यही होगा, यही साल है 15। असलम ने पैसे जब निकाले, बता के निकाले, अच्छा वैसे नहीं तो वो तो अदर इनकम हो जाती। कैश डेबिट कितने से? 400 से, ठीक है। और ये क्या है? लोन है फ्रॉम मदर, तो लोन फ्रॉम मदर क्रेडिट 400 से। कर तो लो ना, एंट्री तो कर लो, देने नहीं देने तो बात की बात है। ले जी, ये एंट्री पोस्ट करते हैं। कैश डेबिट 400, लोन फ्रॉम मदर क्रेडिट, इसके ऊपर हेडिंग बना ले, वेरी 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 लॉन्ग टर्म लोन, लोन फ्रॉम मदर क्रेडिट। अच्छा, मैं ब्रैकेट में लिखना चाह ही रहा था कि मुझे ना आखिरी लाइन नजर आ गई एडजस्टमेंट 3 की, द लोन फ्रॉम हिज मदर हैड नॉट बीन रीपेड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द। ये 9 महीने तो उसने कोई नहीं वापस किया। देखो आगे अल्लाह खैर करेंगे, अम्मा के और भाई के हाल पे अल्लाह ही रहम करेंगे। फिलहाल तो ये आउटस्टैंडिंग ही है अभी भी, तो एंट्री बनी कैश डेबिट लोन फ्रॉम मदर क्रेडिट। हाँ, दिल में तो नॉन करंट, ये 12 अभी रहने तो जरूरत नहीं है सिंगल एंट्री के टॉपिक में, ठीक है। ओके, अब वापस आते हैं। ये कैश सवेरे सवेरे निकाला उसने अलमारी से, और छलांगे लगाता हुआ वैन वाले के पास गया, और वैन वाले को बोला 1 अप्रैल 15 को, भाई वैन दे दो, पैसे मैं ले आया हूं। उसने कहा ये लो चाबी, और जैसे ही चाबी इसके हाथ में आई, वैन डेबिट होगी 856 से। कितने की वैन है? फिर पढ़ते हैं, ही परचेज द वैन फॉर 856। जिसने नो बोला वो हाथ खड़ा करे जरा, कौन है वो? सामने आए मेरे भाई। वैन तो बता दो यार, बस समझाना ही है। तुम दे ब्लैक शर्ट, तुम दे, कौन था? हाँ देखो, वैन उधार पे सारी की सारी भी खरीदते, तो जिस दिन वैन आ गई है उस दिन वैन डेबिट, ठीक है। पैसे नहीं गए तो पेबल है ना हमारे पास, एक रूल बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है। बहरहाल वैन डेबिट 856 से। उसने कितने की वैन खरीदी थी? 800। वो कहता है, एडजस्टमेंट पढ़ ही लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल ही परचेज द वैन फॉर 856, हिज मदर लेंड हिम 4 लाख फॉर द डिपॉजिट एंड द बैलेंस वॉज पेबल बाय 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। आगे ना पढ़ो, वो बाद में देखते हैं। अब वो 4 लाख डिपॉजिट के लिए लेके गया ना, हाँ वो गया, उसने कहा वैन की चाबी दो, ये लो मेरा एडवांस। उसने कहा ये लो एडवांस। 400 आया, 400 निकाल के दे दिया, जेब में डाला, दराज में यूं कहने डाला, निकाल के दे दिया। बकाया क्या है? पेबल फॉर वैन 456, और ये वैन हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब इस वैन की एंट्री कर लेते हैं। वैन डेबिट 856, 3 ऑप्शंस हैं, शायद बात भी की थी आपको आई स्क्रीन पढ़ाते हुए। आप यहां लिख दें वैन इधर कैश एंड पेबल, यहां लिख दें कैश अलग 400, पेबल अलग 456, या सबसे आसान और अच्छा और एक्सेप्टेबल तो सारे ही हैं, अच्छा तरीका एडिशन का लफ्ज लिखो और इकट्ठा ही 856 लिखो, ठीक है। वैन तो 856 से डेबिट हुई है ना, देखो 856 से वैन अकाउंट डेबिट, 400 से कैश क्रेडिट 9204 जी, 400 से कैश क्रेडिट, यहां पे क्या लिखोगे? वैन, वैन लिख दो, काफी है, ठीक है। और बकाया पेबल फॉर वैन कितना जी? 456, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि कुछ पेमेंट्स होंगी, ये लायबिलिटी कम होगी। जल्दी से ये एंट्री पास करें।
हाँ लिख लें जी। ओ ओ ओ ओ करते हैं पेबल कम, पहले टेबल रिकॉर्ड तो करो। जी यहां तक होगी एंट्री। अब वो कहता है His mother lent him 400 for deposit and the balance was payable by 12 monthly installments of 38। 456 को डिवाइड बाय 12 करें तो शायद 38,000 की किस्त बनेगी। ठीक है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट है 38 की, हजारों में चल रहे हैं ना 38 की। 1 अप्रैल को गाड़ी लेने गया तो वैन वाले ने कहा, और चुप कर जाओ, वैन वाले ने कहा, वैन वाले ने ये नहीं कहा, मैं उसको कह रहा हूँ, वैन वाले ने कहा 1 अप्रैल है, पहली किस्त तो आज ही दे जाओ। उसने कहा यार पैसे ये अम्मा से लेके आऊँ 400 भी, मेहरबानी करो, क्या हो गया तुम्हें, पहली किस्त पहले कैसे दे दूँ। मैंने कहा चलो ठीक है 1 मई से शुरू करते हैं। कहा यार कुछ काम तो कर लेने दो, किस्त की पड़ गई है तुम्हें, 400 इकट्ठा तो दे दिया है, तुम्हारा पेट तो 2 की मट्टी भरे, पैसों से तो रज नहीं रहे तुम, दे दूंगा किस्त, 1-2 महीने तो दो। चलो ठीक है डन हो गया। पहली किस्त किस दिन होगी, 1 जून को, और फिर हर महीने की 1 को तुमने 38 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब 1 जून आएगा, ठीक है, 1 जून को 38 रुपए लेकर जाएगा उसके पास, पे करेगा, तो उससे पेएबल क्या होगा, हमारे साल में ही है ना ये, पेएबल क्या होगा, डेबिट, पेएबल फॉर वैन 38 से डेबिट। कैश या बैंक क्रेडिट, कैश या बैंक लिखा नहीं हुआ सवाल में, उसने नहीं लिखा हुआ, कब में उसने बस ये लिखा हुआ, सुनो लिखा हुआ है बैलेंस वॉज पेएबल बाय 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 38 ईच कमेंसिंग ऑन 1 जून। कैश में या बैंक में, भाई कैश नहीं, ये नहीं खुद से अज्यूम कर लेना, सवाल में बैंक अकाउंट में वैन इंस्टॉलमेंट का लफ्ज नजर आया था, उससे पता लगता है कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स की हुई बैंक से हैं। अब वो कितनी है वो बाद में देखेंगे। बहरहाल एंट्री बनी पेएबल फॉर वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट 38। फिर 1 जुलाई 15 आया, वो फिर 38 रुपए लेकर गया, पेएबल फॉर वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट 38। 1 अगस्त पे फिर गया, ये एंट्री हो गई है, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, ये हर डॉट एक एंट्री है। 1 दिसंबर हमारा साल इसी में, 1 जनवरी हमारे साल में नहीं है, यानी इसने पूरे साल में 1 2 3 4 5 6 7 किस्तें 38 रुपए की पे की, तो हम ये 7 एंट्रीज करें, क्यों पागल हैं क्या, हम इसकी एक ही एंट्री ईयर एंड पे कर लेते हैं। उसने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ जो हम कर रहे हैं, तो हमें फॉर द ईयर पेमेंट चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, तो एक ही बार एंट्री करते हैं, 31 दिसंबर को आकर कंसोलिडेटेड एंट्री ही कर लेते हैं। ठीक है, हम कहेंगे पेएबल फॉर वैन डेबिट, कितने से, इधर देखो 38 की एक किस्त, टोटल 7 किस्तें 1 जून से 1 दिसंबर तक। ठीक है, 7 किस्तें, कितना, और बैंक क्रेडिट कितने से, अच्छा अब ये एंट्री पोस्ट करते हैं, पेएबल फॉर वैन डेबिट, पेएबल प्लस कर दूं, लायबिलिटी डेबिट का मतलब कम होता है। ठीक है, तो पेएबल फॉर वैन डेबिट 266 से, और बैंक क्रेडिट जाके देखो जहां पे सर्कल किया था 266 ही है, सो टिक कर लो, बस हो गया काम, जल्दी से नोट करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये समझाने के लिए था, दिल तो कह रहा था 7 एंट्रीज करूं, पर समझ गए आप। कोई नोट ही ना कर ले, बस ये नोट एक ही बार, इस साल में कितनी किस्तें पे होंगी। अब ये क्लोजिंग में पेएबल जो बचेगा वो हमारा पेएबल होगा ईयर एंड पे, बस हो जाएगा टोटल, आप कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज करना आता है आपको, मुझे पता है। हो गया जी, पॉइंट 3 भी टिक कर लें, मुबारक हो आपको। कोई बच्चा अभी तक नोट कर रहा हो कुछ, हाथ खड़ा करें, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी।
डन। अच्छा 0.6 भी कर लें ऐसे ही फजूल में, अलग से वो लुढ़कता फिर रहा है, ताकि 0.1 और 2 बस रह जाए हमारे सवाल में। 0.6 में तो है ही कुछ नहीं। 0.6 देखें, कहता है डेप्रीसिएशन वैन की 108 है, सीमेंट मिक्सर की 50 है, तो डेप्शन की एंट्री आती है। अकाउंट मैंने बुक वैल्यू पे कह लिया था बना लें, आपका दिल करे तो कम्यूटेशन अलग बना लें, नो इशू। पहला साल है, ओपनिंग नील करके डेप्शन की एंट्री वहां कर लें, फिर दोनों बैलेंसेस को बैलेंस शीट में ले जाना, आपकी मर्जी है। पर क्योंकि वो हमें बनाना आता है, मैं जरा बुक वैल्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूं और कुछ नहीं। आसानी कर लो ना, वक्त बचा लो। तो डेप्शन की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट कर दो। इधर देखो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, आइडियल तो यही है कि हम अलग अलग लिखें दोनों को, लेकिन इकट्ठा ब्रैकेट में भी लिख लें तो बिल्कुल सही है, नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा। तो समझ तो है ही, टाइम बचा लेते हैं, ठीक है। तो वैन की डेप्शन कितनी है? 108। इधर देखें सब, 108 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 108 से वैन क्रेडिट। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस गिवन था, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, सीमेंट मिक्सर की कितनी डेप्शन है? 50 की। ये देखें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और सीमेंट मिक्सर क्रेडिट, और 0.6 को भी टिक कर लें। आप लेजर नाम भी बनाना चाहें ना सीमेंट मिक्सर के और वैन के, तो इसके बगैर भी काम चल सकता था, ब्रैकेट में ही कर देते। 856 और 50 नहीं 200 ब्रैकेट में लिख लेते और डेप्शन वहां से माइनस कर देते डायरेक्ट। ये लेजर बनाने से भी जान छूट जाती है, तो आप पर है। चलें आगे, चलें, कोई नोट तो नहीं कर रहा कुछ? 0.1, from bundles of receipts and a wages notebook, some of the cash expenses for the year appear to have been as follows. Number 1, wages and social security 3346. Wages and social security expense है ना वैसे तो, बोलो wages and शहबाज शरीफ कितना? 3346। लेकिन अच्छा, इसकी एंट्री वैसे तो बनती है, वैसे इसकी एंट्री बनती है, मैंने आगे एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी हुई ना, वैसे इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस, क्योंकि लेजर नहीं है ना इसका कोई। वेजेस एंड शहबाज शरीफ एक्सपेंस डेबिट, यही एंट्री बनती है ना, कैश क्रेडिट। लेकिन एडजस्टमेंट 2 में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। पहले तो लिखा हुआ है ड्राइंग्स, और बात चलते चलते दूसरी लाइन में फुल स्टॉप पे आई है। फुल स्टॉप के बाद सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही, तो ड्राइंग वाली बात बाद में पढ़ते हैं, पहले अब सोशल सिक्योरिटी लिख लिया तो उसको पढ़ लें, ठीक है। कहता है हिज ओन सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, हिज ओन पर्सनल, हिज ओन सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ गया? हैड बीन इंक्लूडेड इन द वेजेस एंड, क्या? अभी बोलो क्या? उसका पर्सनल वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी बिजनेस के वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी में पड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह। कर लें, इस पे भी सवाब मिलेगा। ये करते हुए मौत पड़ गई आपको, क्या करते हुए तो बिल्कुल इस्तिग़फ़ार किया करें। अच्छा जी, बार बार किया करें। अभी बस, अच्छा सुने, पॉइंट समझें। बिजनेस का कोई खर्चा, बिजनेस का कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी ओनर अपनी जेब से पे कर दे। इंट्रो है, इंट्रो, ये सारा सवाल इंट्रो ही है जी। बिजनेस रिजल्ट भी है इंट्रो। अब मैं क्या करूं, इत्तेफाक से सवाल आया है, मेरा कोई कसूर नहीं, सॉरी जी। बिजनेस का कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी अगर ओनर अपने पर्सनल जेब से पे कर दे तो उसे हम क्या कहा करते थे? कैपिटल
बात सुनना भी जरूरी होती है, पहले ज़हनी बना लेना तो आंसर ये देना है। सुने, बिजनेस का, बस यार, बिजनेस का कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी अगर ओनर अपनी जेब से पे करे कैपिटल, और अगर ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस या लायबिलिटी बिजनेस पे करे तो वो क्या है? ड्राइंग्स। ठीक है, तो इस बात को उर्दू में तहरीर फरमा लें। लिखें ये रूल, ये लिखें क्योंकि ये बार बार यूज होना है, इसलिए आज लिख लें। लिखें नंबर 1, बल्कि एक ही पॉइंट लिख लें बस। लिखें, अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस स्लैश लायबिलिटी, अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस स्लैश लायबिलिटी, एक्सपेंस या लायबिलिटी, अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी ओनर अपनी जेब से पे कर दे, अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस या लायबिलिटी ओनर अपनी जेब से पे कर दे तो उसे कैपिटल कहते हैं, तो उसे कैपिटल कहते हैं। और अगर, दूसरा एंड भी आप सोच लेना, और अगर ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस स्लैश लायबिलिटी, और अगर ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस स्लैश लायबिलिटी बिजनेस पे कर दे, अगर ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस या लायबिलिटी बिजनेस पे कर दे तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ओके, अब एंट्री मैं बनाता हूं भाई, मैंने बनाई है एंट्री, अभी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो देखें, ये सारे के सारा वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी अगर आप एंट्री कर देना, वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी डेबिट कैश क्रेडिट 33-46 से, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारा बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं, इसमें कुछ ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है जो बिजनेस की दराज से पे हुआ पड़ा है, हम उसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कहते, वो तो क्या है? ड्राइंग है। तो पहले उसकी जरा एंट्री करो, इधर देखो, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? उसने बोला था अमाउंटेड 65। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। अब जो बकाया है बैलेंसिंग, यहां पे हमने क्या लेना है फिर? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कितना बचा है? 33-40 में 65 निकालो, 32, ये 3281 अब बिजनेस का एक्सपेंस है, इसकी एंट्री पास करो। वेजेस एंड शबाज शरीफ डेबिट 3281 और कैश क्रेडिट 3281, ठीक है जी। तो हमारी कैश पे लड़ाई भी नहीं है, कैश तो हुआ है क्रेडिट भाई, लड़ाई किस पे है? डेबिट पे। सारा डेबिट बिजनेस को एक्सपेंस चार्ज मत करो, कुछ डेबिट ड्राइंग का है, बाकी डेबिट बिजनेस का है। अब इसकी पोस्टिंग देख लो, फिर पोस्ट करना, पोस्टिंग देख लो जरा, फिर नोट करना हो वही। देखो 65 ड्राइंग्स डेबिट 65 ठीक है। नेक्स्ट वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी डेबिट, ये वर्किंग नंबर जो भी है लिख दो, 8 है ना, नंबर नहीं लगा हुआ, अच्छा 9 कर लो, वो मैं सही कर देता हूं जी, बोलो। 32 वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी डेबिट कैश 3281 से क्रेडिट, वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी। तो इधर देखें, कैश पे लड़ाई है भी नहीं, हमने कैश पे लड़ाई नहीं की, हम तो कैश को पूरा क्रेडिट ही कर रहे हैं, बस तोड़ लिया है, असल में हमारी लड़ाई डेबिट पे थी, ठीक है जी। पोस्टिंग करें। और भाई तुम्हें एंट्री समझ आई है? कैपिटल की क्या एंट्री होगी, ये पूछना चाह रहा, क्या समझ नहीं आया? आप नोट करें। नहीं, 3346 क्या सारा बिजनेस का एक्सपेंस है? उसमें कुछ ड्राइंग्स है ना,
अगर सारा 3346 यहाँ एंट्री कर दूं तो ड्राइंग्स तो कुछ भी ना हो, ये तो सारा बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा, हालांकि बिजनेस ने ओनर का पर्सनल खर्चा पे किया, तो वो हिस्सा ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट हुआ। हम क्यों उसको बिजनेस को एक्सपेंस चार्ज करें, हम वो ओनर्स के कैपिटल को में से माइनस करेंगे, ड्राइंग्स हैं वो, उसकी लाइबिलिटी कम करेंगे अपनी तरफ, बीइंग अ बिजनेस, ठीक है। और अगर कैपिटल ले आएगा तो वही एंट्री है, किसी बिजनेस के खर्चे को उसने जेब से पे किया, उसने जब जेब से पे किया है तो वो बिजनेस का खर्चा तो हो गया डेबिट, लेकिन कैश क्रेडिट नहीं हुआ। अब वो ओनर को पैसे इसने देने हैं बिजनेस से वापस, और ये ओनर से पैसे लेने हैं बिजनेस ने। खबरदार, एक बच्चे ने बोलने की कोशिश की है, कुछ सुने। वो बच्चा पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले 33-40 से एंट्री कर लेते हैं, फिर उसमें से रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, 33-40 लिखेंगे, फिर उसमें से 65 माइनस कर लेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट वेजेस क्रेडिट। क्यों भाई, क्यों करें ऐसे? सब कुछ हमने करना है तो पहली बार सही क्यों ना कर लें? ठीक है, जरूरी नहीं है भाई, क्यों गलती करके पहले गलत काम करके सही करें, पहली बार ही सही कर लो ना, आसानी से समझ भी आ रहा है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में को उलट पुलट कर दो फिर। नोटेड। ये पेपर में ऐसे किया ना, नंबर कट जाएंगे, लाइन लगाएं और सही करके लिखें, उसको काट दें। ये क्या है? हाँ दे। ओके जी, प्लीज, अब बस एक लाइन रह गई है। ड्राइंग्स वर एस्टिमेटेड एट ₹18 पर वीक। आगे ना पढ़ो। एक साल में कितने वीक होते हैं? 12, 24, 52। पता है? जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, वो लिख लें। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई हफ्ते वो लेना चाहे, 50 लेना चाहे, तो वो खुद सवाल में बताएगा। जैसे आपके लिए साल के 365 दिन है, अगर वो 360 पे कैलकुलेशन करवाना चाहे तो वो सवाल में बताता है, ठीक है। तो 52 हफ्ते होते हैं एक साल में। अब पर वीक ड्राइंग्स हैं तो हमने पूरे साल की ड्राइंग्स निकाल लेनी है, ठीक है। तो पर वीक ड्राइंग्स कितनी है? इनटू 52, आंसर इज 936। अब वैसे आगे तो नहीं पढ़ा, इतनी बात पढ़ी है तो इससे तो साफ सुथरी बात है कि ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट की ये एंट्री है, ठीक है। लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं। कहता है शुरू से, ड्राइंग्स वर एस्टिमेटेड एट, ये एस्टिमेट से परेशान ना होना, ये वही एवरेज की तरह से है, ठीक है ना। एवरेज का मतलब भी यही होता था, एस्टिमेट का पर वीक है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 52 करके एनुअल निकाल लो। ड्राइंग्स वर एस्टिमेटेड एट 18,000 पर वीक, आउट ऑफ विच असलम हैड पेड द रेंट ऑफ हिज बिल्डर्स यार्ड ऑफ 2,000 पर। बिल्डर्स यार्ड को अंडरलाइन करें। बिल्डर्स, बिल्डर कौन होंगे? मजदूर। यार्ड का मतलब अहाता, कोई उसने कोई अहाता किराए पे लेके रखा हुआ है जिसमें उसके मजदूर जो टेंट शेंट लगा के रह लेते हैं जहां पे भी वो जाते हैं। समझ आ रही है? तो ये किसका खर्चा है? बिल्डर्स यार्ड का रेंट, ये किसका खर्चा है? क्या ये असलम का पर्सनल खर्चा है? ये तो बिजनेस का खर्चा है। तो इस 2000 की एंट्री ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट होनी चाहिए। बोलो, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट एक्सपेंस। हाँ, बिल्डर्स यार्ड रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस कह लें। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2000 और बाकी 16,000 ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ये बात समझ आती है? अच्छा, वैसे कहानी बनाते हैं ऐसे फिट करने के लिए। हुआ क्या होगा? शायद ये कहानी जरा हो जाता है, ये जो अहाता इसने किराए पे लिया हुआ है, इसका जो मालिक है वो उसके घर के करीब रहता है असलम के, तो ये हफ्तावार किराया देता है।
अपनी ड्राइंग्स भी हफ्तावार करता है। तो ये कहता है चलो यार पैसे निकालते हैं, 16,000 अपनी जरूरत है, 18 ही निकाल लेता हूं, जाते उसको किराया भी पकड़ाता जाऊंगा। तो ये कुछ इस तरह की कहानी है। बहरहाल हमने कहानी तो नहीं लिखी हुई थी, ये तो उसने ये कहा 18,000 ड्राइंग्स हैं पर वीक, जिसमें से 2,000 बिल्डर्स यार्ड का रेंट देता है। तो वो 2,000 पे ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स फिर कितनी है? 16,000। इसका मतलब इधर भी यही गड़बड़ है। इधर देखें, इसमें कुछ रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस कितना है? 2,000 पर वीक इंटू 52, यही कर लो 104। कैश तो क्रेडिट हुआ 104। बकाया क्या? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इधर फेंक दो, कितना बन रहा है? ड्राइंग्स डेबिट। आप यहां पे लिख भी सकते हैं 16,000, ये 16 इंटू 52, आंसर यही आएगा। बहरहाल बैलेंसिंग निकाल ले, 800 ड्राइंग्स डेबिट कैश। तो ये दोनों एंट्रीज करते हैं, देखिएगा फिर नोट कीजिएगा, बाद में रिवीजन भी हो जाए। रेंट एक्सपेंस वर्किंग 10 में कितना जी? नहीं, रेंट एक्सपेंस 104 से रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, यहां पे हमने लिखा रेंट एक्सपेंस। ठीक है जी, बकाया क्या है? ड्राइंग्स 832 से ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। अगेन कोई लड़ाई नहीं है हमारी, ठीक है? क्रेडिट पे कोई लड़ाई नहीं है, डेबिट पे लड़ाई थी। सारी ड्राइंग्स जैसे सारा एक्सपेंस वहां ले जाने की बजाय हमने 65 की ड्राइंग्स इसको चार्ज की थी, वैसे ही ये 104 इसको चार्ज करना भी इसके साथ ज्यादती है ना, क्योंकि ये तो इसका पर्सनल खर्चा है ही नहीं। ठीक है, ये क्या है? तो एक नई चीज आज पता लगी। अगर तो क्लोजिंग के साथ इंक्लूडेड का लफ्ज इस्तेमाल करे तो कल वाला काम करते हैं, और अगर ड्यूरिंग द ईयर वाली किसी फिगर के साथ इंक्लूडेड का लफ्ज इस्तेमाल करे, रॉन्ग करके रेक्टिफाई नहीं करनी, ऐसे कर लिया करेंगे। ये आसानी है, इससे गलती के चांसेस भी कम हो। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर फिगर के साथ इंक्लूड वाला आ गया काम, तो इस तरह तोड़ के लिख लिया कि कहां कहां जाना है। और क्लोजिंग के साथ इंक्लूड था तो कल हमने देखा था उसको क्या किया था। ओके, क्या रह गया जी? पॉइंट 1 के अंदर दो चीजें रह गई, सीधी सीधी 2-3। अगला क्या है? मटेरियल्स, वही कैश परचेजेस। एंट्री बोलो, इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 1400 से इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, सॉरी कैश, यहां पर इन्वेंट्री। उसके बाद जी इलेक्ट्रिसिटी का लेजर तो नहीं है ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं, पुराने पाकिस्तान का बिल लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट 56 से और कैश क्रेडिट 56 से। कुछ रहता है और जनरल एक्सपेंसेस, उसका तो ऑलरेडी हमने लिखा हो। देखिए ना, यहां पे अगर नहीं लिखा था ब्रैकेट में, यहां लिख चुके थे तो दोबारा लिख लो, नंबर मिल जाएंगे, या यहीं पे लिखकर काट के सही कर दो, 12 मिल जाएंगे जी। प्लस जी जनरल एक्सपेंस डेबिट, या अल्लाह खैर, कैश क्रेडिट आ गया पूरा का। सवाल खत्म हो गया। ये एक चीज उसने, दो चीजें उसने अभी तक नहीं बताई। पहली चीज, कैश और क्रेडिट सेल्स अलग अलग हैं, बल्कि यूं सवाल यूं करना चाहिए, उसने नहीं बताया कि सवाल में कैश सेल्स हैं कि नहीं हैं कैश सेल्स हैं, क्यों नहीं है? सवाल अगर चुप हो तो खुद से अज्यूम, इसका मतलब है तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स। अच्छा, कोई नहीं, इतना मसला नहीं, खैर है, वहां तो 14 ही है ना, शुक्र है, एक तरफ तो सही था ना। ठीक है, ओके जी, मैं बात कर रहा था
क्या बात कर रहा था मैं, रटा ही भूल गया। हाँ, उसे नहीं बताया सवाल पूरे में कहीं पे कैश सेल्स का कोई जिक्र नहीं है, तो खुद से अज्यूम, इसका मतलब सिर्फ सेल्स कौन सी होंगी, क्रेडिट, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट, ये तो हो गया। दूसरी एक और बात भी नहीं बताई उसने, नहीं वो तो खैर से नहीं बताया। एक और चीज भी ऑब्वियस होती है, जो बता दिया करता है, जो कल से नहीं बता रहा, कल से नहीं बता रहा। डेटर ने पैसे कैश में दिए या चेक के थ्रू, आज फिर नहीं सवाल ने बताया। सवाल मैंने वो रख दिया, सवाल तो सारा पढ़ लिया, कहीं पे कोई जिक्र नहीं आया डेटर पैसे चेक में दे रहा है या कैश की फॉर्म में। बताओ कैसे? हाँ, ये देखो, हैवी अमाउंट्स का कैश से निकल के बैंक में जाना इस बात की निशानी है कि डेटर्स पैसे, देखो ना आपको, सॉरी बैंक में देखो, बैंक इधर है नहीं, बैंक के लेजर में आपको डेबिट और कुछ नजर होता ही नहीं आ रहा सिवाय इसके जो कैश से पैसे आ रहे हैं। तो साफ सुथरी निशानी है अकल वालों के लिए ये तो, ठीक है। तो कैश से हैवी अमाउंट्स का निकल के बैंक में जाना, ये निशानी है कि डेटर पैसे कैश में पे कर रहा है। इसका मतलब एंट्री बनेगी कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेबिटर। ओके जी, चार चीजें पूरी करनी है, 3 अकाउंट, हाँ चीजें, सबर कर जाओ, तुम लोग भी चीजें ही हो। मुझे पता है और बहुत कुछ बैलेंसिंग नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी तरतीब को नहीं छोड़ना आपने। सवाल एक बार सवाल पूरा हुआ तो फौरन आओ, 3 अकाउंट 4 चीजों की तरह। अगेन एज यूजुअल जवाब है इनकी तरफ से। तो यहां पे आए, उसने कहा एक शर्त पे बैलेंसिंग लिखवा दे दूंगा, अगर इसको काट के ना तुम इन्वेंट्री लिख लो। हमने कहा ये लो कोई मसला नहीं, ये लो जी। कितना? अच्छा जितना भी होगा आप छोड़ें, सुने, हाँ सुने, मैं कोई बैलेंसिंग निकाल रहा, छोड़ें, ये आप करेंगे। सुने, अब यहां से ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, सुन लेना, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां से, ये बैलेंसिंग फिगर यहां पर एज इट इज आ गई। फिगर नहीं बोलनी अब, बस सिर्फ समझें। ये बैलेंसिंग फिगर जैसे यहां पे ऐसे पड़ी तो कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग आ गई। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकल आया करती थी जब मार्कअप मार्जिन होता। 1 मिनट लगाते हैं हम, सिर्फ सेल्स कौन सी हैं, क्रेडिट, हम मार्कअप मार्जिन यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकाल लेते हैं। लेकिन आज खैर से मार्कअप मार्जिन भी कोई नहीं, सो कुछ नहीं हो सकता। चलें, उसकी तरफ से जवाब है। इधर आए तो ऐसे नहीं, आज ड्राइंग्स भी एग्जैक्ट और सब कुछ एग्जैक्ट। देखो यहां से बैलेंसिंग फिगर निकल रही है आज, ये बैलेंसिंग फिगर जैसे ही यहां पे पड़ी, सॉरी ये तो बैलेंसिंग फिगर के लिए होता है ना गोल दायरा, तो सेल्स निकल आई बैलेंस, ठीक है। ये सेल्स कहां चली जाएंगी, ये कॉस्ट ऑफ सेल, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंसिंग एक्सपेंस में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये एक्सपेंस में जा चुका, क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर्स निकल रही हैं। बैलेंसिंग कर लोगे ना, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, डेबिट एक्सपेंस जा चुका, पर आगे कुछ है ही नहीं। हो गया सवाल पूरा। जल्दी से इनको क्वेश्चन पेपर बांटें। हाँ कल ही करेंगे, सुन लो बस थोड़ा सा। एक तो इस सवाल के अंदर गलती थी, छोटी सी हो गई, सप्लाईज था, सप्लायर लिखा हुआ था, कि पिछली क्लास में मुझे पता चला है। अच्छा सुने, हाँ उसकी वजह से तुम फेल हो गए, होते रहो, अपनी अकल इस्तेमाल ना की, होते रहो फेल। नीचे कुछ लिखा हुआ था, सुने मेरी बात गौर से, प्लीज गौर से बात सुने। सवाल वही है जो आपको टेस्ट में दिया गया था, इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है। बात सुने सब तवज्जो से, अपना पेपर रख के आगे भेजते जाएं जल्दी से, और इस पे टाइम नहीं लगाना। प्लीज सबकी तवज्जो इधर हो। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये सवाल पास पेपर का था, बुक से उठाया है, नाम इसलिए बदल दिया कि फौरन किसी की नजर में ना आ जाए, ठीक है। मुश्किल सवाल मेरे पास 2-3 पड़े थे, वो अगले टेस्ट के लिए, उससे अगले टेस्ट के लिए बचा के रखे हैं, ठीक है।
मैंने कहा पहला वाला टेस्ट है, लेकिन मुश्किल इसलिए था क्योंकि अभी ये चीजें इस तरह से देखी नहीं हुई। ठीक है, बात करूंगा ऑफिस सप्लाईज के ऊपर। वैसे अभी के लिए चूंकि आपने घर जाके फिर ये सवाल करना होगा कल की डिस्कशन के लिए, मुझे पता है, तो ऑफिस वो तो सप्लायर को सप्लाईज कर लें। एक तो मसलिनियस सप्लाईज नजर आ रही है ना, सप्लायर लिखा गया था। अच्छा सुने, प्लीज सुने, और ये मसलिनियस सप्लाईज का मतलब क्या है, स्टेशनरी कैसे होती है। मिसाल के तौर जैसे कोई भी लेजर बनता है एक्सपेंस का, वैसे ही ये भी बनना था। ओपनिंग क्लोजिंग एसेट हो सकता है। कैसे, स्टेशनरी खरीदी सारी इस्तेमाल ना हुई, क्लोजिंग में पड़ी है, एसेट। ठीक है, तो उस जैसा ही अकाउंट बना था, ओपनिंग क्लोजिंग एक्सपेंस बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सही है ना। अच्छा, बहरहाल पॉइंट ये नहीं पढ़ाना, पॉइंट ये पढ़ाना है, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6। 7 की कैलकुलेशन है, कल बता दूंगा। तुमने बोला बता दूंगा, वैसे मुश्किल नहीं है, बस आपको देख के ना अंग्रेजी वो ये क्या, ये होता है मसला, और कुछ नहीं। कल करवाऊंगा, सुने, उसको छोड़ें, पॉइंट्स 2 एनसर्कल करवाया आपको। पॉइंट नंबर 4, अनपेड सप्लायर्स बिल एज एट 30 जून 18 इंक्लूड अ बिल ऑफ 320 विच वॉज मिस्टेकनली टेकन एज 230। इधर देखें, अनपेड सप्लायर मतलब क्रेडिटर है ना भाई। क्रेडिटर हम कहां से लिया करते थे, सिंगल एंट्री में बताया था आपको, रजिस्टर से। वेरी गुड, रजिस्टर से लिखा होता था एक, ये जी फलां 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 फलां, और ये आ गया। एक बिल उसमें था, वो बिल था 320 का, लिखना था 320 का, गलती से लिख दिया। अब टोटल कितना आ रहा है वैसे, टोटल क्लोजिंग टोटल आ कितना रहा है, देख लो ना, ऊपर देख लो बच्चों, 2800 है ये टोटल, 2800। ठीक है, अब सुनो इधर, ये क्लोजिंग हमने उठाया, लेजर का क्लोजिंग बनाया हुआ है, गलती से 320 की बजाय 230 लिखा हुआ है। लिखना 320 था ना, तो कम लिखा गया। कितना कम लिखा गया, 90। अब हम क्या करेंगे, इस क्लोजिंग में 90 ऐड करेंगे तो फिगर कितनी आ गई, 28। अच्छा अब सुनो, सिर्फ ये बैलेंस एक गलत लिखा गया था ना, असल में परचेज जितने की थी वो नहीं लिखी गई थी, तो क्लोजिंग नहीं आ रहा था। बाकी तो हम वैसे ही बैलेंसिंग निकालते थे ना। ये क्लोजिंग तो एडजस्ट हो गया, क्या इसकी कोई डबल एंट्री करना बनती है, बोलो बोलो। मुझे पता है आपने की एंट्री, उसकी वजह थी मिलती जुलती बात। बहरहाल 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 ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर जब डबल एंट्री बनती ही नहीं है तो क्यों करो। अब सुनो एक और बात, ऐसे ही उसने इन्वेंट्री के बारे में भी कहा था। अब इन्वेंट्री का केस डिफरेंट था, वो बोला क्लोजिंग इंक्लूड्स 6 इन्वेंट्री एज एट 30 जून इंक्लूड्स, इंक्लूड का लफ्ज भी आ गया, लफ्ज तो ऊपर भी इंक्लूड का था, लेकिन उसमें फर्क यह था कि ये नहीं है कि उसकी कोई एंट्री होना थी जो नहीं हुई तो करो, उसकी एंट्री हुई है बस गलत हो गई थी। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री तो हुई नहीं, अल्लाह माफ करे क्या बात कर रहा हूं मैं, एंट्री तो हुई नहीं, क्लोजिंग उठा के हमने रखा हुआ, हम बैलेंसिंग निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने उसके कुछ नहीं किया, उसकी एंट्री बनती नहीं थी। कल वाले डेटर के सवाल में क्या था, बैड एक्सपेंस की एंट्री बनती थी, वो भी कर ली, क्लोजिंग भी एडजस्ट किया। ऐसे ही ये इन्वेंट्री था, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स 250 की चीजें विच आर बुरी तरह डैमेज्ड एंड हैव नो सेल वैल्यू। नॉर्मल लॉस, कैश या इंश्योरेंस क्लेम था नहीं, 0। 250 से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री बनती थी, ये एंट्री भी पास की, अब क्लोजिंग में इंक्लूडेड है तो उसको भी एडजस्ट किया। तो ये 2 डिफरेंट केसेस थे। मुनीरा के क्वेश्चन के अंदर यही चीज फिर अप्लाई होगी। मुनीरा वाला क्वेश्चन, मंसूर वाला क्वेश्चन और निजाम वाला क्वेश्चन, ये असल में निजाम है, नाम बदला गया था इसका। ठीक है, ये 3 सवालों से मैं आपको ये रूल कल डेवलप कराने की कोशिश करूंगा कि कब हम सिर्फ एंट्री करते हैं, कब हम सिर्फ क्लोजिंग एडजस्ट करते हैं और कब दोनों काम करते हैं। एक बात सुन लो छोटी सी, कभी जो यूं लिख दे बैड डेट रिटर्न ऑफ इतने हैं, सुन लो, और इंक्लूड का लफ्ज ना लिखे तो क्या करोगे, बैड डेट की एंट्री करोगे, क्लोजिंग को एडजस्ट नहीं कर। अगली बात सुनो, पहले मुझे निकलने दो प्लीज।